सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिडवाइफरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो कि आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मैं 5 सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतर बना सकता है। और इसी 5 सीरीज़ में से जो 5 वीडियो लेकर आऊँगी, इसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम आ चुके हैं तो आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैम बताइए। तो मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें कि फ़र्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वही क्वेश्चन रखी हुई हूँ इस 5 सीरीज़ में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं एग्ज़ाम के कंट्रीव्यू से। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। जब जो मेम्ब्रेन्स होती है वो प्रेगनेंसी के जो तृतीय ट्राइमेस्टर होता है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात प्रेगनेंसी की जो 28 वीक की अवधि के पश्चात, परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व ही फट जाती है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हिंदी में समय से पूर्व झिल्लियों का फट जाना। मतलब इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि जब 28 वीक जो होता है, मतलब 28 सप्ताह की जो अवधि होती है उसके बाद लेकिन जन्म से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले ही जब ये झिल्लियाँ फट जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब समय से पूर्व झिल्लियों का फट जाना। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक प्री टर्म PROM मतलब पहले, और एक टर्म PROM। PROM का मतलब होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वही मतलब समय से पूर्व झिल्लियों का फट जाना। तो प्री टर्म जो पहला टाइप है वो क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन्स प्रेगनेंसी के 27 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही फट जाती है, तो उसको हम प्री टर्म कहते हैं। और जो टर्म PROM किसे कहते हैं, जब जो मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब जो झिल्लियाँ होती हैं, वो प्रेगनेंसी के 37 वीक की अवधि के पश्चात, लेकिन प्रसव प्रक्रिया के जो लेबर की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होने से पूर्व ही फट जाती हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है कि प्री टर्म PROM कहलाती है, मतलब टर्म PROM कहलाती है। कॉजेज़ क्या होते हैं, तो इसका PROM के एग्जैक्ट का कारण तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन संभावित कारण हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन की जो तनन क्षमता कम हो जाती है, या मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ये भी अवस्था हो सकती है कि बहुप्रसव अवस्था, जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, या फिर हाइड्रोमिनाज हो जाता है, या फिर ग्रैंड मल्टी पैरिटी जिसको हम महाबहुप्रसव कहते हैं। या फिर इसके कारण में ये भी देखा जाता है कि जो फीमेल होती है उसके जेनाइटल एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, लक्षण की बात करें तो इसका सीधा साधा बस एक ही मतलब होता है, एक ही लक्षण मीन्स होता है कि वेजाइना से होकर एक बड़ी मात्रा में धीरे धीरे वाटर का जो डिस्चार्ज होने लगता है वो बहुत ज़्यादा तेजी, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो जब प्रीमेच्योर जैसे कि जो रैप्चर हो जाती हैं जब झिल्लियाँ, तो उसमें क्या भर रहता है, ऐसे ही तो वाटर ही भरा रहता है, तो वही डिस्चार्ज होने लगता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो प्री टर्म लेबर हो जाता है, मतलब समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, यदि PROM के पश्चात 24 घंटे के अंदर जो होती है कि लेबर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करवाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जेनाइटल एरिया जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइना का डिस्चार्ज होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय या अम्लीय, मतलब एल्कलाइन प्रकृति का होता है या एसिडिक होता है, इसको बताना है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्या होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में कि कॉर्ड प्रोलैप्स की संभावना बढ़ जाती है, या फिर जन्म के समय नवजात में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट इसका क्या होना चाहिए। तो यदि प्रेग्नेंट मदर में PROM की संभावना होती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में जैसी कंडीशन हो उसी के अकॉर्डिंग
ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर हो सके तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल करवाना चाहिए, नहीं तो फिर सिजेरियन के थ्रू करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिपिटेट लेबर किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं बता रही हूँ, आप लोग को शॉर्ट वे में ही बता रही हूँ। आई होप आप लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, तो बस आपका रिवीजन है ये। इसमें क्या होता है कि जब जो लेबर की प्रक्रिया होती है उसकी सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है, मतलब बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर की जो क्राइटेरिया होती है उसको देखते हैं कि जब प्रसव की सेकेंड या फर्स्ट और जो सेकेंड स्टेज की कुल अवधि बस 2 घंटे में ही समाप्त हो जाती है। वैसे नॉर्मली देखें तो 12 घंटे लेबर की प्रक्रिया चलती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेट लेबर की कंडीशन आती है तो 2 घंटे के अंदर ही ये लेबर की जो प्रक्रिया होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब संपूर्ण, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब संपूर्ण प्रसव प्रक्रिया जो होती है वो 3 घंटे से कम समय में ही पूर्ण हो जाए तो उसी को हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। मतलब उसी 3 घंटे के अंदर ही क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन भी हो जाता है, बच्चे का जन्म भी हो जाता है और जो प्लेसेंटा होता है वो भी आउट हो जाता है, जबकि नॉर्मली देखें तो 12 घंटे का टाइम लगता है। इसका कारण क्या होता है कि असामान्य रूप से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब असामान्य रूप से जो यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है, या फिर जननाल जिसको हम कहते हैं जेनाइटल एरिया के सॉफ्ट टिश्यू द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध जिसको रेजिडेंस कहते हैं का बहुत कम हो जाना, या फिर पेल्विक की विस्तृत आकार का होना, या फिर ये भी कारण हो सकता है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो बहुत छोटा आकार का होता है, या फिर एक कारण ये भी है कि दर्द युक्त संवेदनाओं के अनुपस्थिति होने के कारण प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत में पता भी नहीं लग पाता है। अगर जैसे कि पेन नहीं हो रहा है तो फिर स्टार्टिंग जो प्रक्रिया है उसका पता ही नहीं चल पाता। प्रेसिपिटेट लेबर में पाए जाने की संभावना जो होती है वो नलीपैरा की तुलना में मल्टीपैरा में ज़्यादा होती है। मतलब जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई रहती हैं उनकी तुलना में देखिए तो जो 2-3 बार प्रेग्नेंट हो गई रहती हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रेसिपिटेट लेबर की जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो मैटरनल मतलब माता को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है कि सर्विक्स या फिर वेजाइना तथा पेरिनियम फट सकता है एकाएक, या फिर हो सकता है कि गर्भाशय का मतलब पलट जाना, मतलब उल्टा हो जाना, या फिर यूट्राइन रैप्चर जैसे गर्भाशयी फटन हो सकता है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन भी बन सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, जो शिशु में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेट लेबर के दौरान प्रसव की बहुत जल्दी हो जाने के कारण गर्भस्थ शिशु के सिर की उचित मॉडलिंग नहीं हो पाती है। इसका कारण यही होता है, मतलब बाद में यही देखने को मिलता है कि इंटरक्रेनियल स्ट्रेस जो होता है वहाँ पे हेमरेज की कंडीशन बन जाती है। अत्यधिक अगर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्लेसेंटा का रक्त परिसंचरण बाधित हो जाता है, तो फीटल जो होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जल्दी से प्रसव हो जाने के कारण जो नवजात होता है, न्यूबॉर्न होता है, नीचे बाल्टी में गिर जाता है या फिर उसको इंजरी होने का भी खतरा हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके प्रेसिपिटेट लेबर को पुनः उत्पन्न होने की अत्यधिक संभावना रहती है। यदि महिला में पूर्व में मतलब पहले में प्रेसिपिटेट लेबर की हिस्ट्री हुई है तो जो इस बार मतलब बाद वाली जो डिलीवरी हो उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। गर्भवती महिला को लगातार देख रेख में रखना चाहिए और ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे भी लेबर की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो यही सब करना चाहिए, और जैसे कि प्रसव प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार लो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करने के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये हो गया कि प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है। नेक्स्ट है कि प्रोलॉन्ग लेबर। अच्छा, प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट लेबर का जस्ट उल्टा ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेबर की प्रक्रिया होती है वो वैसे नॉर्मली 12 से 14 घंटे तक होती है, लेकिन
इसमें क्या होता है कि 18 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेबर की प्रक्रिया में 18 घंटे से भी अधिक का टाइम लग जाता है। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यदि प्रसव के समय कम से कम 4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के दौरान सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम हो रहा है और जो गर्भस्थ शिशु मतलब फीटस उसके नीचे खिसकने की दर जो है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से भी कम हो रही है, तो इसको हम प्रोलॉन्ग लेबर के अंतर्गत रखते हैं। ये जो प्रोलॉन्ग लेबर है वो जो प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं और 35 साल की उम्र में जब पहली बार वो प्रेग्नेंट होती हैं, पहली बार उनका लेबर स्टार्ट होता है तो उनमें ज़्यादा देखा जाता है। इसके कारण की बात करें तो जैसे कि शक्ति में गड़बड़ी, जैसा कि क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसमें किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज़ होती है तो फिर ये समस्याएं देखने को मिलती है। और असामान्य गर्भाशयी क्रिया होना या फिर मार्ग में जैसे कि जहाँ से बेबी आउट होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी फंसने की प्रक्रिया हो जाना, जैसे कि पेल्विस तथा जननाल से होते हुए आता है तो मार्ग संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होना, या फिर जो सिफेलोपेल्विक होता है मतलब स्रोड़ी जो होती है जो पेल्विक होती है इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होना, या फिर सर्वाइकल डिस्टोसिया होना जब पर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो इसमें ऐसा देखा जाता है। या फिर पेल्विक में गांठ होना या फिर माल प्रेजेंटेशन होना, मतलब बच्चे का जो प्रेजेंटेशन होता है वैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होकर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो उसमें भी ऐसे देखा जाता है। और जन्मजात गर्भस्थ शिशु में किसी भी प्रकार की विकृति होना, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग लेबर होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो प्रसव प्रक्रिया की अवधि अधिक हो जाती है और गर्भवती महिला को अत्यधिक थकान होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, माउथ ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको, और मतलब बहुत ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। इसके डायग्नोस की बात करें तो सर्विक्स के डायलेशन की दर तुलनात्मक कम होना और गर्भस्थ शिशु के नीचे खिसकने की तुलना कम होना, तो यही सब डायग्नोस करते हैं तो और पता चल जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है उसमें क्या होता है कि जो जननाल मतलब जेनाइडल एरिया होता है उसमें इंजरी हो जाता है और प्यूपेरियल सेप्सिस मतलब प्रसव पश्चात संक्रमण होने का भी खतरा रहता है, और इसमें सिजेरियन सेक्शन या फॉरसेप्स डिलीवरी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसी से डिलीवरी करवानी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कभी कभी माँ की मृत्यु भी हो जाती है। और गर्भस्थ शिशु संबंधी कौन सी जटिलताएं होती हैं तो उसको देख लेते हैं। तो उसमें जैसे कि एस्फेक्सिया, जैसे कि जब बच्चा होगा और बहुत काफ़ी टाइम तक वो नीचे नहीं खिसक पाएगा और फिर उसका आने की कोशिश करेगा, आधा मुंह बाहर है आधा मुंह अंदर है, तो फिर उसको एस्फेक्सिया की कंडीशन हो ही सकती है ना। और गर्भस्थ शिशु में चोट भी लगने की चोट लगना स्वाभाविक है, चोट भी लग सकता है और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है अगर उसको एस्फेक्सिया हुआ है और बहुत देर तक वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी मृत्यु तो जायज़ है, हो ही सकती है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या करेंगे कि प्रेग्नेंट मदर के पर्याप्त प्रसव पूर्व भेंट मतलब एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, इससे पता चल जाता है कि क्या क्या कंडीशन है, और अगर प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन है तो उसमें जल्द से जल्द सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें तो गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु का असेसमेंट करेंगे और प्रेग्नेंट मदर तथा गर्भस्थ शिशु की जो भी निश्चित क्रियाएं हैं उसको सावधानी पूर्वक हम मॉनिटर करेंगे और वेजाइना का एग्जामिनेशन लेंगे, और उसके बाद अगर हो सके तो वही सब, अगर आकार जैसे कि माल प्रेजेंटेशन है बच्चे का तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, अगर हो सके तो फिर सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे, और अगर नहीं तो अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है बिना किसी क्रिटिकल कंडीशन के तो नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। और फिर आता है प्रीटर्म लेबर। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अगर मतलब मैं बता दे रही हूँ जो बस यही चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं ना, एक दो बार आप वीडियो देख लोगे तो बस मैं जितना बता रही हूँ उतना ही अगर आपको याद रहता है तब भी बड़े आराम से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। और इसमें इजी है भी और उसके बाद लैंग्वेज भी इजी है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आराम से नंबर भी आपको मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रोल निभाते हैं, जान लीजिए। प्रीटर्म लेबर की बात करें तो गर्भावस्था के कुल केसेस के लगभग 5 से 10% ऐसे केस होते हैं जो कि प्रीटर्म लेबर में पाए जाते हैं।
जैसा कि जो 40 सप्ताह होता है वहाँ तक अगर जैसे कि 38 वीक से लेकर 40 सप्ताह तक की जो अवधि होती है वो एक लेबर की अच्छी अवधि मानी जाती है। लेकिन जब जो प्रसव प्रक्रिया होता है, जो लेबर की प्रक्रिया होती है, वो 37 वीक या 259 दिन पूरे होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। इसी में आप लोग सुनते होंगे किसी किसी को 7 मंथ में बेबी हो गया, किसी किसी को 8 मंथ में बेबी हो गया। तो यही सब जो कंडीशन होती है जो पहले बेबी हो जाते हैं, तो उसी को हम प्रीटर्म लेबर के अंतर्गत रखते हैं। इसकी जो कारण होती हैं उसमें पूर्व में अगर पहले भी किसी को प्रीटर्म लेबर हुआ है तो जो नेक्स्ट बेबी होगा उसमें भी ये कंडीशन रहता है कि प्रीटर्म लेबर होने का। पूर्व में वॉशन की हिस्ट्री हुई हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो या फिर क्या हुआ हो कि गर्भवती महिला में वर्तमान गर्भावस्था के दौरान जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है, रक्तस्राव का होना, प्रसव पूर्व रक्तस्राव होना, उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर एक्लेम्सिया हुआ हो, प्री एक्लेम्सिया हुआ हो, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिसको बहुत सारे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनको भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शिशु की गर्भाशय के अंदर ही अगर मृत्यु हो जाती है तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्लेसेंटा एप्रेप्सियो हो, तो इस सब की वजह से क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर हो जाता है। अच्छा, इसकी रोकथाम की बात करें तो प्राथमिक रोकथाम हम क्या करेंगे, तो गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम युक्त हाई रिस्क फैक्टर का शुरुआती अवस्था में ही पता लगाना है। प्रेग्नेंट मदर को उचित प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर प्रदान करना है। ऐसी फीमेल जो जिनमें पूर्व में स्वतः या प्रेरित तरीके से एबॉर्शन हुआ हो तो उनकी हिस्ट्री लेनी है और उन्हें ऑब्जर्वेट करना है। और सेकेंड में क्या उपाय करेंगे कि समय से पूर्व प्रसव का पता लगाने के लिए उचित स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, आवश्यकता अनुसार महिला का प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और थर्ड में क्या करेंगे कि ये उपाय समय से पूर्व प्रसव के डायग्नोस हो जाने के पश्चात पेरीनेटल मॉर्बिडिटी तथा मॉर्टिलिटी की रोकथाम के हेतु जैसा कि संभव हो, जैसे कि उनकी मृत्यु ना हो, ऐसी निश्चित करेंगे और उसी अकॉर्डिंग डिलीवरी को करवाएंगे। इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे कि समय से पूर्व जो प्री टर्म लेबर की संभावना के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और जो इससे रोग विशेषज्ञ होती हैं उनसे ट्रीटमेंट वगैरह कर लेंगे। और प्रसव की प्रक्रिया की प्रगति को लगातार बारीकी से मॉनिटर करते रहना चाहिए। इस हेतु सर्विक्स के डायलेशन को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से डायलेशन हुआ है और फीटल की मृत्यु ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बार बार जो फीटल हार्ट साउंड मतलब डॉपलर से या फिर फीटोस्कोप जो होता है उससे फीटल का जो धड़कन होता है उसको सुनते रहेंगे। मेम्ब्रेन्स की जल्दी फटने से रोकने हेतु महिला को बिस्तर पर आराम करने की सलाह देनी चाहिए। अधिक चलने फिरने से क्या रहता है कि फटने का भी डर रहता है। लेबर रूम का वातावरण जो होता है वो अच्छा तरीके से मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि अगर गर्मी है तो फिर ठंडा वेंटिलेशन मतलब वातावरण बनाना चाहिए और अगर ठंडी है तो फिर गर्म बनाना चाहिए। अब बात करते हैं पीपीएच की। तो पीपीएच का डिफिनेशन अगर देखें तो पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसको हम प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं हिंदी में। और ये क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होना ही क्या कहलाता है कि पीपीएच कहलाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। क्लिनिकल की दृष्टि से देखें तो गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद से लेकर प्यूपेरियम, जिसको सूतिका अवस्था कहते हैं, कि समाप्ति तक जननाल से होने वाला जो असामान्य रक्तस्राव होता है जो कि महिला की सामान्य स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि उसकी वजह से पल्स रेट सामान्य से बढ़ जाता है या फिर जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। इन सबको इंगित जब करता है तो उसको ही हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। मतलब हम सामान्यतः मान सकते हैं कि जन्म के बाद जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, बच्चे का जन्म जब हो जाता है उसके बाद 500 ml से ज़्यादा जब ब्लड लॉस होता है तो उसी को हम पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। यदि जो प्राइमरी पीपीएच किसे कहते हैं, यदि रक्तस्राव जो होता है वो शिशु जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर ही होने लगता है तो उसे ही प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं या फिर अर्ली पीपीएच भी कहते हैं। प्राइमरी पीपीएच के दौरान अधिकांश जो ब्लीडिंग होती है वो शिशु जन्म के बाद प्रथम 2 घंटे के अंदर हो जाती है। ठीक है।
जो थर्ड स्टेज हेमरेज किसे कहते हैं कि जब रक्तस्राव जो होता है वो प्रसव की तृतीय अवस्था के दौरान, अर्थात जो शिशु के जन्म के बाद परंतु प्लेसेंटा जो होता है उसकी निष्कासन से पूर्व ही होने लगता है, तो इसे ही तृतीय अवस्था रक्तस्राव कहते हैं, थर्ड स्टेज हेमरेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो नर्सिंग एग्जाम है कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसमें भी बहुत पूछा जाता है कि थर्ड स्टेज हेमरेज किसे कहते हैं। तो वो शिशु जन्म के बाद लेकिन प्लेसेंटा के आउट होने से पहले ही जो ब्लीडिंग होने लगती है तो उसी को थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज कहते हैं। और ट्रू पीपीएच किसे कहते हैं, तो प्लेसेंटा के निष्कासन के बाद परंतु शिशु जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर होने वाला, मतलब शिशु का जन्म हो गया रहता है और प्लेसेंटा भी आउट हो गया रहता है, उसके पश्चात जो मतलब ब्लड लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रू पीपीएच कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं, जो शिशु जन्म के 24 घंटे के बाद से लेकर प्यूपेरियम की समाप्ति तक होने वाले जो रक्तस्राव हैं उनको हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। मतलब इसमें 24 घंटे के बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसकी 24 घंटे के बाद प्यूपेरियम जो 42 डेज़ का समय होता है वो उस अवधि में जो होता है रक्तस्राव उसी को हम सेकेंडरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। इसके कॉजेज़ की बात करें तो गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता हो जाना या फिर जननाल में जेनाइटल एरिया में इंजरी हो जाना, चोट लग जाना जिसको कहते हैं, या फिर प्लेसेंटा के कुछ ऊतकों या रक्त के थक्कों का अंदर ही रह जाना। सबसे कॉमन यही कारण है कि प्लेसेंटा का जब कुछ टिश्यू वगैरह जो अंदर ही रह जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। रक्त के थक्काकरण संबंधित बीमारियाँ, किसी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नहीं होना अच्छे तरीके से, विटामिन के वगैरह की कमी होना, इस सब की वजह से भी ये देखा जाता है। प्लेसेंटा का अपूर्ण रूप से पृथक होना या फिर रुका हुआ प्लेसेंटा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर ग्रैंड मल्टीपैरा में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। या फिर बड़े आकार के शिशु का जन्म होना, या फिर क्या होता है कि प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन होना, और फिर प्रसव पूर्व रक्तस्राव जैसे कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति होना। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की अगर उपस्थिति रहती है तो उसमें भी एंटीपार्टम हेमरेज या फिर पीपीएच की कंडीशन देखी जाती है। और यह पीपीएच का सामान्य कारण क्या है कि तृतीय अवस्था का गलत प्रबंधन करना, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, जैसे कि प्लेसेंटा जो होता है वो अच्छे तरीके से आउट नहीं हुआ है और उसका कुछ पार्ट्स अंदर ही रह गया है, तो उसमें भी ये सबसे कॉमन कारण होता है। अब बात करते हैं कि इसके रोकथाम की। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान जो उपाय क्या किए जाते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के एचबी लेवल को सामान्य से अधिक बनाए रखना है, और उसके बाद उच्च जोखिम युक्त जो हाई रिस्क ग्रुप की पहचान करना है। ऐसी महिलाएं जिनमें पूर्व में पीपीएच की हिस्ट्री रही हो उनकी डिलीवरी भी आधुनिक उपकरणों से हॉस्पिटल में करवानी चाहिए। और फिर प्रेग्नेंट वुमेन का ABO RH मतलब ग्रुपिंग जो होता है वो पूर्व में ही करके रख लेना चाहिए, जिससे कि अगर ब्लड लॉस हो तो उसके लिए मैनेजमेंट किया जा सके। और प्रेग्नेंट वुमेन को नियमित रूप से एंटीनेटल विजिट करने की सलाह देनी चाहिए। प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या करना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी में किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और हाई रिस्क महिलाओं की डिलीवरी हमेशा अच्छे हॉस्पिटल में करवानी चाहिए। और यदि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया के उपयोग की आवश्यकता हो तो जनरल एनेस्थीसिया के स्थान पर लोकल जो होता है एनेस्थीसिया उसका उपयोग करना चाहिए। और प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार अगर हो सके तो एपिज़ोटोमी कर देना चाहिए। ठीक है, और मैनेजमेंट की बात करें तो पहला मैनेजमेंट क्या होता है, सामान्य जो मैनेजमेंट होता है वो महिला को अकेला नहीं छोड़ना है। फिर महिला की वाइटल साइन लेनी है, महिला तथा उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा देना है। यदि डिलीवरी घर पे हुई हो तो तुरंत रोगी को हॉस्पिटल में लेकर आना है। एक्चुअल मैनेजमेंट की बात करें तो यूट्रस को खाली करना है, अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और जो गर्भाशय होता है मतलब यूट्रस जो होता है वहाँ पर मालिश करनी है। और फिर ऑक्सीटोसिन जो दवाइयाँ होती हैं उनको देनी है। और क्या करना है, आवश्यकता अनुसार महिला को हो सके तो जी कौन सी दवा, मॉर्फिन की दवा देनी चाहिए। ठीक है, ये सब दवाएं देनी चाहिए। तो ये हो गया, अगर चोट के कारण प्रसव पश्चात रक्तस्राव हुआ है तो जो भी चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर प्लेसेंटा अच्छे तरीके से आउट नहीं हुआ है तो अच्छे तरीके से उसको क्लीन करना चाहिए। तो ये सब होते हैं इसके मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो रिप्लाई है वो आपको कमेंट में ज़रूर करना है। और हाँ, आप लोग कमेंट
कमेंट में भी बता दिया करिए कि ये आपको जो मैं 5 सीरीज़ ला रही हूँ ये सही है या नहीं, या फिर इसकी जगह पे आपको कुछ और चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सअप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF वगैरह सेंड करती रहती हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।